इवनिंग क्लास। अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मौसम और जलवायु, जो जेट का क्या है दूसरे नंबर का टॉपिक है। एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में ये क्या है दूसरे नंबर का टॉपिक है, जिसमें हम क्या अध्ययन करेंगे मौसम और जलवायु। क्योंकि मौसम और जलवायु से लगभग क्या है एक क्वेश्चन तो क्या आता है पक्का आता है, मतलब तुम्हारे 4 नंबर। और ये चैप्टर ऐसा है जो जिस तरह से मतलब एग्रीकल्चर के सिलेबस में इसको दिया गया है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट है वो किसका है बायो का भी है, तो वहां पे भी इसका एक क्वेश्चन आ जाता है। तो दोनों मिला के क्या है 2 क्वेश्चन इसके एवरेज बैठ जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना चैप्टर इसमें, क्योंकि मौसम पढ़ेंगे, फिर मौसम के बहुत सारे जो फिनोमेना है उनको मेजरमेंट किस तरह, किस इक्विपमेंट के थ्रू, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको क्या किया जाता है मेजरमेंट किया जाता है, उसकी स्टडी भी हम मौसम और जलवायु के वाले चैप्टर में ही करेंगे। तो ये इस वाले चैप्टर से तुम्हारे ये क्वेश्चन है वो 100% आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मौसम क्या है, कि मौसम है वो क्या है और जलवायु क्या है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि मौसम क्या है और जलवायु क्या है। तो समझने के लिए हम देख लेते हैं कि मौसम तो क्या है, दिन में कितने भी टाइप का क्या हो सकता है मौसम हो सकता है। सुबह जैसे मान लो कि फोगी मौसम था, तो दोपहर में क्या हो सकता है सनी भी हो सकता है, शाम को क्या हो सकता है बारिश वाला मौसम भी हो सकता है। पर क्या जलवायु ऐसा होती है जलवायु ऐसा नहीं होता। तो मौसम है वो क्या है, जो भी दिन होता है उसका क्या होता है ताक्षणिक मूवमेंट होता है, मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। जो वायुमंडल की क्या है ताक्षणिक अवस्था है वही क्या है मौसम है। वायुमंडल की क्या ताक्षणिक अवस्था क्या है, वायुमंडल की ताक्षणिक अवस्था क्या है, वायुमंडल की ताक्षणिक ताक्षणिक अवस्था क्या है मौसम है। और इसी मौसम का क्या किया जाए एवरेज किया जाए, मतलब दीर्घ अवधि, कैसी अवधि दीर्घ अवधि के मौसम का क्या है, मौसम का जो औसत होता है वो क्या है जलवायु है। मौसम है वो हमेशा क्या है ताक्षणिक है, मतलब हो सकता है कि 1 घंटे पहले बारिश आ रही है और दूसरे घंटे में क्या हो सकता है धूप निकल सकती है। पर जलवायु के केस में कभी भी ऐसा नहीं होता। जब भी हमें क्या किया जाता है जलवायु को पूछा जाता है कि जलवायु है वो कैसी होती है, तो दीर्घ अवधि के मौसम का क्या होता है औसत होता है, उसे हम क्या बोलेंगे जलवायु बोलेंगे। इंग्लिश में कहे तो क्लाइमेट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे क्लाइमेट। क्लाइमेट शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, ये भी पूछ लिया जाता है कि क्लाइमेट है वो किस भाषा का शब्द है, तो वो किस भाषा का शब्द है। क्लाइमेट है वो किस भाषा के शब्द से बना है, तो वो ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है क्लाइमा से बना है। किस भाषा से बना है क्लाइमा से बना है, किस भाषा से बना है क्लाइमा के ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से क्या बना है क्लाइमेट। और क्लाइमेट का मीनिंग क्या है जल और वायु, और जल और वायु ये मौसम के औसत क्या करती है, औसत जो दीर्घ अवधि का जो औसत होता है। अगर दीर्घ अवधि बोले तो हमारा लगभग कितना साल 31 साल, कितने ईयर 31 ईयर। लगभग हमें किसी भी अगर एरिया की हमें अगर जलवायु पता करना है कि वहां की जलवायु है वो कैसी है, या फिर वहां की जलवायु बतानी है, तो वहां की जलवायु है वो हमें कितने साल तक उसका अध्ययन करना पड़ेगा, कितने साल तक उस पर्टिकुलर एरिया का हमें डेटा लेना पड़ेगा, तो उसका डेटा लेना पड़ेगा हमें 31 साल। जो 31 साल में डेटा लिया है उसका एवरेज किया जाता है, मतलब औसत निकाला जाता है, उसी के आधार पे क्या डिसाइड किया जाता है कि वहां की जलवायु किस टाइप की है। तो मौसम क्या है वायुमंडल की क्या है ताक्षणिक अवस्था है, मतलब एक शॉर्ट पीरियड का क्या है अवस्था है स्टेज है। और ये जलवायु क्या है एक लंबे मतलब लगभग कितने साल की 31 साल का एवरेज करके किसको बताया जाता है जलवायु। जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट, और क्लाइमेट है वो किस भाषा से बना है, किस ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है।
ग्रीक भाषा के क्लाइमा शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है, जल और वायु। जिसका अर्थ क्या है, जल और वायु। अब हमने सुना होगा कि इनके बारे में मौसम, जैसे हम लोगों का सूचना मिल जाती है वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू कि आज है वो मौसम मतलब बारिश वाला रहने वाला है, या आगे 10 दिन का भी पता चल जाता है, मतलब 3 से 6 महीने का भी हमें क्या चला जाता है, पता चल जाता है। तो ये वेदर फोरकास्टिंग करता कौन है, मतलब ये जो बताता कौन है, ऐसी कौन सी संस्था है जो क्या करती है, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वेदर को बताना है, मौसम को बताना है। क्योंकि मौसम है वो किसान के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से अगर सपोज करो कि कल अगर आज पानी लगाना है गेहूं में और उसको पता चल जाए वेदर फोरकास्टिंग के थ्रू कि कल बारिश आने वाली है, तो वो पानी नहीं लगाएगा, उससे इसका क्या हो जाएगा, वाटर की क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी उसका क्या कब आने वाला है, कम आने वाला है। तो वेदर फोरकास्टिंग का काम है वो विश्व स्तर पर पूछा जाए, अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए, विश्व स्तर पे पूछा जाए, तो कौन करता है, विश्व मौसम विज्ञान है जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, जिनेवा, कहाँ है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में, जो क्या करता है, पूरे विश्व के मौसम की क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। अगर हमारे इंडिया लेवल पे पूछा जाए कि भारत में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो मौसम की क्या करता है, वेदर फोरकास्टिंग करता है, मतलब मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, तो वो कहाँ है। अगर इंडिया में पूछा जाए तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कहाँ है, डिपार्टमेंट है वो कहाँ है, नई दिल्ली, कहाँ है, नई दिल्ली में, जो क्या करता है, जैसे मौसम के बारे में बताता है, जैसे 3 दिन का बताएगा तो शॉर्ट हो गया, 3 से 10 दिन के, 3 से ज्यादा और 10 दिन के तक का बताएगा तो मीडियम हो गया, और अगर 3 से 6 महीने तक का बताएगा तो वो क्या हो गया, लॉन्ग वेदर फोरकास्टिंग होगी। तो वर्ल्ड लेवल पे पूछा जाए तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इंडिया में पूछा जाए तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ है, नई दिल्ली में, जो क्या काम करता है, वेदर फोरकास्टिंग का काम करता है, जो किसानों के लिए क्या बताता है कि आगे आने वाले 10 दिनों में क्या टेम्परेचर रहने वाला है, और क्या बारिश आने वाली है, सर्दी पड़ने वाली है या धूप पड़ने वाली है, ये सब का ब्यौरा कौन बताता है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है, जो हमारा गांव है नई दिल्ली में। उसके आगे एक चीज आती है कि जिस तरह से बहुत सारे पौधे होते हैं, उनका क्या होता है, फ्लावरिंग किस टाइम होगी, जैसे खरीफ का पौधा है वो खरीफ में ही क्यों लगता है, रवि का पौधा है वो रवि में ही क्यों लगता है, या फिर इस तरह से पूछा जाए कि कुछ पौधे होते हैं जैसे खीरा है, उसको साल में क्या कर सकते हैं, 3 सीजन में हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, मतलब किसी भी सीजन में उसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। उनकी क्या है, प्रकाश के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसे क्या बोला जाता है, फोटो पीरियोडिज्म, उसे क्या बोला जाता है, फोटो पीरियोडिज्म। मतलब पौधे की प्रकाश की अवधि, कि प्रकाश 10 घंटा रहा तब क्या होगा, 14 घंटा प्रकाश रहेगा तब क्या होगा, 16 घंटे प्रकाश रहेगा तब कौन सी फसल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जो पौधे की अनुक्रिया है किसके प्रति, प्रकाश की, दिन में प्रकाश की अवधि के प्रति जो अनुक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, फोटो पीरियोडिज्म। उसी के अनुसार पौधे हैं, फसलें हैं, वो कितने टाइप की होती है, 4। उसी के अनुसार क्या होते हैं पौधे या फसलें कितने टाइप की होती है, 4। उसमें क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा शॉर्ट डे प्लांट, एक क्या आ जाएगा, शॉर्ट डे प्लांट, दूसरा क्या है, लॉन्ग डे प्लांट।
इंटरमीडिएट प्लांट। चौथा क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट। ऐसे पौधे, अगर शॉर्ट डे प्लांट की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि उस फसल को कैसा, या उन पौधों को क्या चाहिए, पुष्पन के लिए क्या चाहिए, छोटे दिन, मतलब उनको प्रकाश अवधि है वो क्या चाहिए, कम चाहिए। और अगर हम लॉन्ग डे प्लांट की बात करेंगे तो पौधों की पुष्पन के लिए उनको कैसे दिन चाहिए, लंबे दिन। इंटरमीडिएट का मतलब रहता है न तो उनको लंबे चाहिए और न उनको शॉर्ट चाहिए, मतलब क्या, बीच का जो प्रकाश अवधि है वो चाहिए। डे न्यूट्रल प्लांट का क्या है, कोई असर नहीं होगा, चाहे दिन लंबा है, चाहे प्रकाश की अवधि 10 हो, चाहे प्रकाश की अवधि 16, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोल देंगे, डे न्यूट्रल प्लांट। अगर हम बात करें शॉर्ट डे प्लांट की, तो शॉर्ट डे प्लांट वो प्लांट होते हैं जो पुष्पन कब करेंगे, जब उसे 10 घंटे से क्या मिले, 10 घंटे से क्या मिले, कम प्रकाश की अवधि मिले। कितने घंटे, 10 घंटे से कम प्रकाश की क्या मिले, अवधि मिले, तब वो क्या करेंगे, पुष्पन करेंगे। तब वो क्या करेंगे, पुष्पन करेंगे। मतलब फूल उस पौधे में तभी बनेंगे जब उस टाइम दिन का प्रकाश 10 घंटे से क्या हो, कम हो, तब वो क्या करेंगे, पुष्पन करेंगे। तो सारी खरीफ क्रॉप है वो कैसी है, किसको छोड़ के, डे न्यूट्रल प्लांट को छोड़ के जितने भी खरीफ क्रॉप है, मतलब खरीफ की फसल है, वो सारी क्या है, डे शॉर्ट डे प्लांट। सारी खरीफ की फसल क्या है, शॉर्ट डे प्लांट। खरीफ में बोले तो बाजरा, मक्का, ज्वार, ये सारी क्या है, और मूंग वगैरह, दाल वगैरह भी किसमें आ जाएगी, मूंग वगैरह भी किसमें है, शॉर्ट डे प्लांट में। ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है 10 घंटे, जो 10 घंटे से कम चाहिए प्रकाश की अवधि, ये शॉर्ट डे प्लांट है या नहीं है, ये चीजें बहुत कम पूछी जाती है। पूछा क्या जाता है, सीधा ही दे दिया जाता है, क्या बाजरा है वो शॉर्ट डे प्लांट है या लॉन्ग डे प्लांट है। तो बाजरा कैसा प्लांट है, शॉर्ट डे, क्योंकि बाजरा क्या है, खरीफ करो। मक्का के बारे में, मक्का ऐसा फसल है जो बहुत बार क्या गया है, पूछा गया है कि मक्का क्या है, शॉर्ट डे है या डे न्यूट्रल प्लांट है। तो मक्का कैसी है, शॉर्ट डे प्लांट। मक्का कैसी फसल है, शॉर्ट डे फसल है। मक्का और बाजरा, मक्का है जिसमें सबसे ज्यादा, या तो इसको पूछेंगे बायो में या पूछेंगे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में आए तुम्हारा एवरेज क्या निकलने वाला है, तीनों सब्जेक्टों से निकलने वाला है। बाजरा और मक्का क्या है, सब में पूछी जाने वाली, सब पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट ये है, क्रॉप है। उसके अलावा अगर ये पूछ लिया जाए कि सब मोस्टली क्रॉप है वो किस में आती है, मोस्टली खरीफ क्रॉप है वो कौन सी है, तो तुम बता सकते हो कि शॉर्ट डे प्लांट है, खरीफ क्रॉप है वो कैसी है, मोस्टली खरीफ क्रॉप है वो क्या है, शॉर्ट डे क्रॉप है, शॉर्ट डे प्लांट है। बट उसकी जगह क्या पूछ लिया जाता है कि उष्ण कटिबंधीय पौधे हैं वो किस में आते हैं, उष्ण कटिबंधीय पौधे किस में आते हैं, तो शॉर्ट डे में आते हैं। क्योंकि खरीफ फसल है उसी को क्या बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय पौधे, तो वो किस में आते हैं, शॉर्ट डे में आते हैं। अगर हम बात करें तो लॉन्ग डे प्लांट की, तो इनके पौधों को पुष्पन करने के लिए किससे 14 घंटे से ज्यादा प्रकाश की क्या चाहिए, अवधि चाहिए। कितने घंटे, 14 घंटे से क्या चाहिए, ज्यादा प्रकाश की अवधि चाहिए। ठीक है, तभी इसमें क्या होगी, फ्लावरिंग होगी, वरना इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो सारी क्या, सभी क्या रबी फसल है वो किस में आएगी, रबी की जो सभी फसल है वो किस में आएगी, लॉन्ग डे प्लांट में आएगी। या तो तुम रबी फसल बोलो या फिर तुम क्या बोलो, रबी फसल को क्या बोल सकते हैं, और शीतोष्ण कटिबंधीय पौधे। कौन से पौधे,
शीतोष्ण कटिबंधीय पौधे या फिर रबी फसल या फिर पर्टिकुलर क्या दे दिया जाता है, जैसे गेहूं है तो गेहूं का क्या दे दिया जाता है, गेहूं है, गेहूं भी है, रबी फसल और क्या है, जो भी है, और गेहूं फसल क्या है, गेहूं हो गया, जो भी हो गया, और क्या है, आलू। और रबी फसल में सबसे ज्यादा क्या आता है, गेहूं और आलू। आलू के बारे में पूछ लिया जाता है किसमें, हॉर्टिकल्चर में। जो हॉर्टिकल्चर वाला उद्यान विभाग वाला विज्ञान वाला जो पोर्शन है उसमें किसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आलू से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो लॉन्ग डे प्लांट कहे तो ऐसे पौधे जिनको पुष्पन के लिए 14 घंटे से ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता हो, उस फसल को क्या बोलेंगे, लॉन्ग डे प्लांट। या तुम ये भी कह सकते हो कि रबी फसल है वो क्या है, सभी है वो क्या है, लॉन्ग डे है। किसको छोड़ के, डे न्यूट्रल पौधों को छोड़ के। या शीतोष्ण कटिबंधीय पौधे किस में आते हैं, तो लॉन्ग डे प्लांट में शीतोष्ण कटिबंधीय पौधे आते हैं। लॉन्ग डे प्लांट है वो कौन से है, शीतोष्ण कटिबंधीय पौधे हैं। उसके बाद है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में सिर्फ और सिर्फ क्या है, गन्ना। इंटरमीडिएट में क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, गन्ना। गन्ने को फूल आने के लिए 12 घंटे से तो ज्यादा और 14 घंटे तक क्या चाहिए, प्रकाश की अवधि चाहिए। कब, पुष्पन के टाइम, जब इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो, जब इसमें फूल बन रहे हो, तो 12 से 14 घंटे के बीच का इनको क्या चाहिए, प्रकाश की अवधि चाहिए। तभी गन्ने में क्या होगी, फूल आएंगे, फ्लावरिंग होगी, वरना इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इंटरमीडिएट पौधा पूछा जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, गन्ना, शुगर केन। डे न्यूट्रल पौधे वो होते हैं जिनको प्रकाश की अवधि भले ही 10 घंटे रहे, हो सकता है 14 घंटे रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फ्लावरिंग करेंगे तो करेंगे, प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन करना है फ्रूट प्रोडक्शन करेंगे, मतलब वो क्या, कैसे नेचर के है, न्यूट्रल है। पर किसके प्रति, प्रकाश की अवधि के प्रति कैसे है, वो न्यूट्रल है। सबसे ज्यादा आने वाला है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल इसमें आता है वो क्या है, खीरा। खीरे के बाद में क्या है, कपास। अगर तुम लोग क्या सोचो कपास के बारे में, और तुम क्या सोच सकते हो, कपास के खरीफ क्रॉप है पर वो कैसी है, डे न्यूट्रल प्लांट। खरीफ क्रॉप क्या, कपास है वो कैसी है, खरीफ क्रॉप है, पर क्या है वो, डे न्यूट्रल प्लांट है। एक खीरा हो गया है, एक क्या है, कपास हो गया है, एक टमाटर, टमाटर भी क्या है, और एक सूरजमुखी, सनफ्लावर। सनफ्लावर भी क्या है, डे न्यूट्रल प्लांट है। खीरा भी पूछा जाता है, कपास भी पूछी जाती है, और सूरजमुखी भी पूछी जाती है डे न्यूट्रल प्लांट में। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ये 3 फसलें हैं डे न्यूट्रल प्लांट में। तो अगर दिन के प्रति जो अनुक्रिया है, दिन में प्रकाश के प्रति जो पौधों की अनुक्रिया है, उसके आधार पे पौधे कितने टाइप के, 4 टाइप के, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, इंटरमीडिएट प्लांट और डे न्यूट्रल प्लांट। ऐसे पौधे जिनको पुष्पन के लिए क्या चाहिए, 10 घंटे से कम प्रकाश की अवधि चाहिए, वो कैसे पौधे, शॉर्ट डे। ऐसे पौधे जिनको पुष्पन के लिए 14 घंटे से ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे वो पौधे किस कैटेगरी में आएंगे, लॉन्ग डे प्लांट। ऐसे पौधे जिसको क्या है, इंटरमीडिएट, मतलब न तो वो किस कैटेगरी में है, शॉर्ट वाली कैटेगरी में है, और न ही लॉन्ग वाली कैटेगरी में है, अगर उनके बीच में जो प्रकाश की अवधि है उसमें ही वो क्या करेंगे, पुष्पन करेंगे, तो वो किस में आता है, गन्ना, 12 से 14। इसीलिए तो गन्ने का जो रिसर्च है, जो ब्रीडिंग सेंटर है वो कहाँ है, कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। डे न्यूट्रल पौधे खीरा, कपास, टमाटर और सूरजमुखी, ऐसे पौधे जिनके प्रकाश की अवधि का कोई असर नहीं पड़े, किस पे, पुष्पन पे, तो हम इस प्रकार के पौधों को क्या बोलेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट। उसको क्या बोलेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट, उसको क्या बोलेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट। अब गन्ना है, थोड़ा सा गन्ने का जिक्र कर लेते हैं कि गन्ने का जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ बना है, कहाँ बना है, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है, तमिलनाडु। क्यों बना है, क्योंकि उसके पुष्पन के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो कहाँ है, कोयम्बटूर में, इसीलिए उसका
शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ बना है? कोयम्बटूर में। एक इसका रिसर्च सेंटर है, वो क्या है? IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, क्या नाम है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है वो कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ कहाँ है? यूपी, नवाबों की नगरी लखनऊ में। IISR कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, तो वो कहाँ है? लखनऊ, यूपी में। तीसरा इसके बारे में एक और भी है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ है? वो है कानपुर। कहाँ है? कानपुर। क्योंकि सबसे ज्यादा, कानपुर कहाँ है? यूपी में। क्योंकि सबसे ज्यादा शुगर केन का पैदावार पूछा जाए तो सबसे ज्यादा शुगर केन की पैदावार कहाँ होती है? यूपी। सबसे ज्यादा शुगर केन की पैदावार कहाँ होती है? यूपी में। और सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्री भी यूपी में। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में। अपने यहाँ पूछा जाए तो राजस्थान में। अगर राजस्थान में पूछा जाए तो श्री गंगानगर में। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, ये क्वेश्चन भी क्या किया जाता है? पूछ लिया जाता है। शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड कि शुगर का जो कटोरा है वो किस देश को कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? क्यूबा। किस देश को कहा जाता है? क्यूबा। अगर इंडिया में पूछ लिया जाए कि इंडिया में किसको, किस स्टेट को बोला जाता है शुगर बाउल ऑफ इंडिया, तो किसको बोला जाता है? यूपी में। अगर राजस्थान में पूछ लिया जाए कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको शुगर बाउल ऑफ राजस्थान बोला जाता है, तो उसको क्या बोला, किसको बोला जाता है? श्री गंगानगर। किसको बोला जाता है? श्री गंगानगर को। अगर शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड पूछ लिया जाए तो क्यूबा, इंडिया पूछ लिया जाए तो यूपी, और राजस्थान का पूछ लिया जाए तो श्री गंगानगर। अगर सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए शुगर केन कहाँ पैदा होता है तो यूपी में। दूसरा पूछ लिया जाए तो महाराष्ट्र में। राजस्थान में पूछ लिया जाए तो श्री गंगानगर में क्या पैदावार होता है? सबसे ज्यादा शुगर केन पैदावार होता है। अब आगे हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि जो मौसम और जलवायु है, मैं उसमें वही टॉपिक करवा रही हूँ जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की क्या है? संभावना है। जिस वायुमंडल में जो गैसों का मिश्रण है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर वायुमंडल में गैसें पूछे तो नाइट्रोजन है वो क्या है? नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे क्या? ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जो अपने लिए क्या है? इम्पोर्टेंट। अगर नाइट्रोजन बोले तो अपने कितने? 78%। कितनी प्रतिशत? 78%। और जो ऑक्सीजन पूछा जाए तो वैसे तो 20.95, मतलब उसको 21% भी लिख सकते हैं। CO2 0.03%। ये क्या है? वायुमंडल का केमिकल कंपोजिशन, मतलब वायुमंडल में गैसें है वो किस किस टाइप से क्या की है? फैली हुई है। तो सबसे ज्यादा 78 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन है वो सबसे कितना? 20.95%, मतलब 21%। और CO2 है वो कितना? 0.3%। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि CO2 की मात्रा कितनी है, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू क्या हो रही है? बढ़ती घटती रहती है। और इसकी अगर हम लोग वायुमंडल में देखें तो इसकी मात्रा कितनी? 0.03%। अगर हमें इसकी मृदा में पूछ ले, सोइल में पूछ ले, तब इसकी मात्रा कितनी हो जाती है? 0.25%। अब हम ऐसा कह सकते हैं, अगर सवाल पूछ लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो वायुमंडल में ज्यादा होती है या फिर सोइल में, तो हम बता सकते हैं कि सोइल में। ऐसे नहीं पूछेगा कि किस में ज्यादा होती है, या तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए कि तुम्हें कोई भी
स्टेटमेंट दे, सेंटेंस दे, है ना, और उसको क्या करना है, सही गलत पूछा जाए। तो जेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि भी सही गलत पूछा जाए, क्योंकि वो एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। तो उसमें सीधा ही पूछ लिया जाता है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है, 0.03%, और अगर सोइल में, मिट्टी में कितनी है, तो 0.25%। सबसे ज्यादा जो आने की संभावना होती है वो क्वेश्चन वायुमंडल के जो कंपोजिशन है, गैसों का जो मिश्रण है, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण में से अगर सवाल पूछेंगे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ही पूछ सकते हैं। फिर मौसम की जो दशाएं हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि जैसे मौसम कभी जैसे कोहरा होगा, ठीक है, कभी फोगी होगा, कभी मतलब मिस्ट वाला होगा, कभी क्या होगा, रेनी होगा। तो उनके जो 5-7 टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे ओस क्या है, ओस किसे बोलेंगे है, फिर है कोहरा क्या है, मतलब फोग क्या है, ठीक है, इसको ओस को क्या बोल देंगे, ड्यू बोल देंगे। फिर मिस्ट क्या है, मतलब जिसको हम धुंध बोल देते हैं, मिस्ट क्या है, स्मोक क्या है, फिर पारा क्या है, ये चीजें क्या है, पूछ लिया। इनमें से भी पूछ लिया जाता है। जिस तरह से ओस, जब जल वाष्प क्या हो जाए, ठंडे, अगर हमारे जो वायुमंडल है उसका टेम्परेचर क्या हो जाए, नीचे हो जाए, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, गिर जाए, तब जो वाष्प, जल वाष्प है वो क्या होगी, सघनन होके एक बूंद का रूप ले लेती है और फसल पे या जमीन पे क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। और ओस है वो फसलों के लिए क्या है, लाभदायक, फसलों के लिए क्या है, लाभदायक। तो तुम्हें यही पूछा जा सकता है, या तो इनकी क्या दे देंगे, परिभाषा दे देंगे कि ऐसे ऐसे करके कि क्या जल वाष्प का ठंडे टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर कम होने की वजह से उनका बूंदों के रूप में संघनन होके एक परत के रूप में पृथ्वी पे आने को क्या कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, उसको ओस बोल देंगे। और ये क्या, ये भी पूछ सकता है कि क्या ओस है वो फसलों के लिए लाभदायक है, तो ये जरूर फसलों के लिए क्या है, लाभदायक है, क्योंकि इससे नमी बनी रहती है, क्योंकि ये नमी प्रोवाइड करती है किसको, सोइल को। फिर है कोहरा, जब जल वाष्प, जैसे ये वायुमंडल में हमें पता है कि धूल के कण क्या होते हैं, बिखरे रहते हैं, और इन्हीं धूल के कणों के बीच में क्या रहती है, जल वाष्प रहती है। जब जल वाष्प संघनन न होकर किन के पास में, अगर इन बूंदों के रूप में कन्वर्ट न होने की बजाय अगर इन धूल के कण है, किन के कण, धूल के कणों के चारों तरफ क्या हो जाए, जमा हो जाए, और वायुमंडल में क्या करे, इधर से उधर क्या करे, गति करने लग जाए, तो उसे क्या कहते हैं, कोहरा कहते हैं। यही कंडीशन किस में होती है, धुंध में। और ये सेम कंडीशन किस में होती है, धुंध में। अगर हम किस, सेम कंडीशन धुंध में होती है और सेम कंडीशन किस में होती है, कोहरे में होती है, तो हम उसको कब कोहरा बोले और कब उसको क्या बोलेंगे, धुंध बोलेंगे। अगर हमें 1 किलोमीटर तक दिखाई दे तब हम उसको क्या बोल देंगे, धुंध या मिस्ट बोल देंगे। अगर मान लो कि देखने का जो हमारी आंखों के द्वारा जब हम देख रहे हैं, तो जब हमें 1 किलोमीटर के आर पार हम अगर देख सकते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, धुंध। और अगर हम उस 1 किलोमीटर के आर पार नहीं देख पा रहे हैं तो उस स्टेज को क्या बोलेंगे, हो गया कोहरा। अगर कोहरे में ये क्या, धूल के कण, इनके साथ में क्या हुआ, वर्षा की जो जल वाष्प थी वो इकट्ठी हो गई, और जल वाष्प के साथ में क्या इकट्ठा हो जाए, धुआं इकट्ठा हो जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्मोक। मतलब कोहरा प्लस में क्या हो जाए, स्मोक हो जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, स्मोक। ये क्वेश्चन
पूछा हुआ है। जेट में तो नहीं पूछा हुआ इस क्वेश्चन को, पर एक एग्जाम है एग्रीकल्चर का, उसमें पूछा हुआ है स्मोक को। तो कोहरा प्लस में स्मोक, ये कहाँ होता है? जहाँ पे दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह जो क्या है बड़ी सिटियां हैं, वहां पे क्या होता है, जैसे ही क्या होगा, ठंड के मौसम में कोहरा आएगा तो वो क्या है, धुआं है वो भी ऊपर नहीं जा पाएगा, और कोहरे के साथ में क्या रहेगा, यहाँ पे सस्पेंडेड कंडीशन में रहेगा वायुमंडल में, तो हम उसको क्या बोल देंगे, स्मोक बोल देंगे। अब पाला किसको बोला जाएगा, अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, 0 डिग्री से कम हो जाए। अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, 0 डिग्री से कम हो जाए। जब टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाए तो ओस की बूंदे जो संघनन हुई थी, वो बूंदे क्या करती हैं, वो बूंदे किस में चेंज हो जाएगी, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में चेंज हो जाएगी। और यही बर्फ के टुकड़े क्या करते हैं, कोशिका, ये मानो कोशिका केंद्र, यहाँ कोशिका द्रव में भी क्या, पानी, और ये पानी भी क्या करेगा, जमेगा। और जब पानी जमता है, जब वो बर्फ बनती है, तो बर्फ बनने के बाद में उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ने से सेल क्या हो जाती है, रैप्चर हो जाती है, मतलब फट